हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स पॉइंटर्स की। प्रीलिम्स पॉइंटर्स, जैसा कि आप नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं और पिछले दिनों जो चर्चा में रही हैं ऐसी घटनाएं, वहाँ से ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस निकाले गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू को देखते हुए। दूसरी चीज़ है कि हर टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे। कुल मिला जुला के आज हमारा जो 7 टॉपिक है, इन सातों टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, जैसा कि आप पहला टॉपिक देख पा रहे हैं कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग है, जिसका नाम, इसको फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है आइस गेट है। तीसरा जो टॉपिक है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और चौथा जो टॉपिक है परियोजना वीरगाथा 4.0। और पांचवा जो है हमारा टॉपिक कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा। और छठा जो है पिंक लिक्विड। उसी प्रकार सातवां जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। ये पिछले दिनों सातों जो हम पीटी पॉइंटर्स लेकर आए हैं, ये सातों कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, पहला जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम है खुरपक्का मुंहपक्का रोग, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। ये समाचार में क्यों है? हाल ही में जर्मनी में लगभग 40 वर्षों में खुरपक्का मुंहपक्का रोग का पहला प्रकोप देखा गया है, जो बर्लिन के निकट भैंसों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए समाचार में है। अब देखते हैं कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यह पशुओं में एक गंभीर अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। ठीक है, मतलब फैलने वाला रोग है। इसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह रोग मवेशियों, सुअरों, भेड़ों, बकरियों और अन्य खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है। यह घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के ये खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, यह एक ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज है। ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज है, मतलब किसी प्रकार के बाउंड्रीज को नहीं मानता, एक देश से दूसरे देश में भी यह फैल सकता है, जो पशुधन के उत्पादन को गहराई से प्रभावित करती है और पशुओं और पशु उत्पादों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करती है। अगर मान लीजिए कि एक देश के ज्यादा से ज्यादा पशु अगर इस रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पशुधन के उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। पशुधन से जो हमारा, मान लीजिए कि कोई मवेशी है या बकरी है, उनसे दूध निकलता है, अगर वो रोग से गहराई से प्रभावित हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन भी इससे प्रभावित होगा। ठीक है, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के एक सीमित क्षेत्र में वैश्विक पशुधन आबादी के 77% में इस बीमारी का फैलने का अनुमान है। अब सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना बड़ा है। अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के एक सीमित क्षेत्र में यह मानव स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। हालांकि पशुधन के लिए खतरा है, लेकिन मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ठीक है, अब इसका देख सकते हैं कि इसका साइंटिफिक क्या है। चिकित्सकों के अनुसार यह रोग अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से फैलता है। ठीक है, मतलब यह विषाणु जनित रोग है, जिसमें सी, एशिया 1, एशिया 2, एशिया 3, सैट 1, सैट 3 और इनकी 14 अन्य उप इसमें मुख्य है। मतलब ये चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन 14 अन्य उप किस्में भी हैं, मतलब इसकी कई उप किस्में भी हैं। यह रोग मुख्यतः सी तथा एशिया 1 प्रकार के विषाणुओं द्वारा अपने पांव पसारता है। मतलब जो सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो विषाणु है जिनके माध्यम से यह रोग फैलता है, उनका नाम है सी तथा एशिया 1। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से ध्यान देकर समझ लीजिए। पशुओं में रोग फैलने का एक अन्य कारण है नम वातावरण, पशु की आंतरिक कमजोरी, पशुओं का स्थान बदलने क्षेत्र में रोग का प्रकोप भी इस बीमारी को फैलने में सहायक है। मतलब कि ऐसे वातावरण में जहां मतलब नम वातावरण है, अगर पशु उस माहौल में रहता है
तो और इसके अलावा पशु अगर आंतरिक रूप से कमजोर है, यानी उसका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है, तो यह रोग उसमें फैल सकता है। ठीक है, रोगग्रस्त पशु को, अब इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण आप समझ सकते हैं, इसके लक्षण क्या है? मतलब रोगग्रस्त जो पशु होंगे जिनको ये रोग हो जाएगा, उनको 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार हो सकता है, और खाना पीना वो बंद कर सकते हैं। उनके उनके द्वारा जो दुग्ध उत्पादन है वो उसका उत्पादन गिर सकता है। जब दूध उत्पादन गिरेगा तो कहीं नहीं पशुधन की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। पशुधन की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। इसको आप समझ पा रहे हैं? मुंह से लार हिलाने पर चप चप की आवाज आना, मुंह, थनों, खुरों में छालों से पशु खाना पीना बंद कर देते हैं। मतलब कुल मिला जुला के ये खाना पीना भी बंद कर देते हैं। खाना पीना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो है दुग्ध में उत्पादकता गिरेगी, और खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ा कर चलने लगता है। अब ये समझिए, लंगड़ के भी चलेगा और उत्पादकता भी कम होगी। गर्भवती मादा कई बार गर्भपात भी हो जाता है। दूसरा खतरा यह है कि अगर गर्भवती मादा है तो उसका गर्भपात भी हो सकता है। इस बीमारी के कारण उत्पादन में भारी नुकसान होता है, जबकि अधिकांश प्रभावित पशु ठीक हो जाते हैं, लेकिन बीमारी अक्सर उन्हें कमजोर और दुर्बल बना देती है। जो सबसे बड़ा इस बीमारी से खतरा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर पशु इसके शिकार हो जाते हैं तो हमारा दुग्ध उत्पादन गिर सकता है। दुग्ध उत्पादन गिरेगा तो कहीं ना कहीं जो दुग्ध उत्पादन वाले बड़े बड़े देश हैं उनकी उत्पादकता प्रभावित होने से उनके आय में भी कमी हो सकती है। इसलिए बता रहा है कि ये उत्पादकता को प्रभावित करता है। ठीक है, इस बीमारी के कारण उत्पादन में भारी नुकसान होता है। अब ये समझ सकते हैं, उत्पादन में भारी नुकसान होता है। वही कि अगर दूध उत्पादन गिरेगा तो उत्पादन में नुकसान होगा, सीधी सी बात है। अरे भाई ऐसे आप समझ लीजिए कि दूध उत्पादन में गिरावट का प्रतिफल क्या होगा? उत्पादकता में कमी। होगी, इसका जो सबसे बड़ा है। ठीक है, हालांकि समय के साथ क्या होता है कि अधिकांश पशु ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर उनको जो है ये बीमारी के कारण वो अक्सर कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर होंगे तो उनको होने में भी ठीक लगेगा। तो जो ये चक्र है लंबा चलेगा, तो लंबा चलेगा तो हमारा दूध उत्पादन का प्रभाव पड़ेगा। दूध उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारी उत्पादकता में कमी होगी। ठीक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐसी पहली बीमारी थी जिसके लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसे ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपीट्यूटीज के रूप में स्थापित किया गया था ना, आधिकारिक दर्जा मान्यता प्रदान स्थापित की थी। आप ये समझ सकते हैं कि यह पहली बीमारी थी जिसको आधिकारिक दर्जा मान्यता प्रदान किया गया था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसे पहले क्या कहा जाता था? ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपीट्यूटीज। ये आप फैक्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, एफएमडी के लिए टीके उपलब्ध है, लेकिन उन्हें प्रकोप पैदा करने वाले वायरस के विशिष्ट प्रकार और उपप्रकार से मेल खाना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसके लिए फूड एंड माउथ डिजीज के लिए, मतलब ये जो डिजीज है उसके लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसके जो कई वेरिएंट हैं या कई उप प्रकार हैं, ठीक है, उन सारे प्रकारों से मेल खाना चाहिए। मतलब कि वो उसको टारगेट करने के लिए, मतलब इस प्रकार का विशिष्ट प्रकार का वो हमारा टीका होना चाहिए कि इसके उप प्रकार को भी वो ठीक कर पाए। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य यानी पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में पेरिस में हुई थी। पहले इसका नाम ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपीट्यूटीज था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था?
ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपीज्यूटीज, मतलब IOE था। इसकी स्थापना पशुधन में रिंडरपेस्ट के प्रकोप, रिंडरपेस्ट एक रोग होता है पशुओं में, उसके प्रकोप को रोकने के लिए की गई थी। पशु स्वास्थ्य में इसकी वैश्विक भूमिका को दर्शाने के लिए 2022 में इसका नाम बदलकर WOH मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कर दिया गया। मतलब कब बदला गया? 2022 में। यह पशु रोगों को रोकने, नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए काम करता है, जिसमें जूनोटिक रोग जो मनुष्यों से, जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकते हैं, उसको भी ये टारगेट करता है। जूनोटिक रोग में जैसे क्या है? प्लेग है, ठीक है, प्लेग है, और भी कई रोग है। इसमें एक प्लेग को समझा जा सकता है कि प्लेग भी पशु से मनुष्य में फैलता है, एक जूनोटिक रोग है, ठीक है। से रिलेटेड हम लोग सवाल देखते हैं। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, इस पहले टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुरपक्का मुंहपक्का रोग यानी फूड एंड माउथ डिजीज एक ट्रांसबाउंडेड एनिमल डिजीज है, ठीक है, जो पशुधन के उत्पादन को गहराई से प्रभावित करती है और पशु उत्पादों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करती है, ठीक है। पहला कथन सही है। कैसे? ये ट्रांसबाउंड्रीज एनिमल डिजीज है, मैंने शुरू में ही बताया था, जो कि अगर ज्यादा से ज्यादा पशुओं में अगर फैलेगा तो उनकी पशुधन की उत्पादकता प्रभावित होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई देश जो है दूध का उत्पादन बड़े स्तर पर करता है और उसके दूध की उत्पादकता प्रभावित होती है, तो क्या होगा कि जब अगर दूध को वो निर्यात करता है किसी दूसरे देश में, दूध से बने हुए सब प्रोडक्ट भी होते हैं उसका भी निर्यात करता है, तो वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इस मतलब मान लीजिए कि ये पशु है, पशु से उत्पादन हो रहा है और उत्पादन प्रभावित हो गया निगेटिव रूप से, तो क्या होगा? हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूध का या दूध के बने हुए प्रोडक्ट का अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम व्यापार करते हैं तो वो भी प्रभावित होगा, इसलिए कथन सही है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान करता है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। फैक्चुअल जानकारी है, अभी हम लोग पढ़ाते समय इसको देखे थे। इसका मतलब कि दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आ रही बात? ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आइस गेट। आइस गेट, अब देखते हैं कि ये समाचार में क्यों है। देखिए, सोने के आयात के आंकड़ों की सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग, मतलब कि सोना का जो हम लोग आयात करते हैं उसके आंकड़ों को सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग के लिए SEZ डेटा को NSDL सॉफ्टवेयर से आइस गेट में तंत्र में स्थापित करने की सरकार की पहल के कारण सोने के आयात की दोहरी गणना हुई, जिससे आंकड़े बढ़े हुए आए थे। इसलिए ये आइस गेट जो है समाचार में है, ठीक है। तब समझते हैं कि आइस गेट होता क्या है, जिसको कहा जाता है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, यानी इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसे आइस गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के नाम से जाना जाता है, जिसे 2007 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के भारतीय सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है। मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कस्टम ड्यूटी। के भारतीय सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है। मतलब अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है, और सीमा शुल्क बोर्ड जो मतलब आयात निर्यात पर जो टैक्स लगाने वाली जो बोर्ड होती है, उसका राष्ट्रीय पोर्टल है। व्यापार, कार्गो वाहक और अन्य व्यापारिक भागीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है। यह एक ई फाइलिंग सेवा प्रदान करने वाला एक गेटवे है जो कि अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से
संबंधित है, उसका राष्ट्रीय पोर्टल है। उस पोर्टल पे जाकर कोई भी भागीदार, जो व्यापार भागीदार है, जैसे कार्गो वाहक या व्यापार करने वाले वाहक, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई फाइलिंग कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर। यह भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारिक समुदाय के बीच सभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के लिए केंद्रीकृत रूप से कार्य करता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय सीमा शुल्क मतलब भारत के क्षेत्र में अगर कोई चीज का आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है, तो उस आयात और निर्यात पर लगने वाले शुल्क को भारतीय सीमा शुल्क करते हैं। और व्यापारिक समुदाय के बीच जो सभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन मतलब लेन देन जो होगा, उसके लिए एक केंद्रीकृत रूप से कार्य करने वाला ये एक पोर्टल है। ठीक है, यह व्यापार उपयोगकर्ताओं मतलब को भारतीय सरकार के सीमा शुल्क विभाग से जोड़ने के लिए मुख्य बुनियादी ढांचा है। मतलब ये एक सुविधा प्रदान करता है जहां सीधे से सीधे कोई उपयोग करता है वो सीमा शुल्क विभाग से जुड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल बाहरी व्यापारिक भागीदारों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। मतलब सोचिए कि इस तरह से इंफ्रा सरकार ने बनाया है, यह एक इंफ्रा है सीमा शुल्क का। ठीक है, यह आरबीआई, बैंकों, डीजीएफटी, डीजीआईएस, इस्पात मंत्रालय, मूल्यांकन निदेशालय और एक्सिम में शामिल अन्य विभिन्न भागीदार सरकारी एजेंसियों सहित कई भागीदार एजेंसियों के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब ये इंटरलिंक भी है विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के साथ, इसलिए जब इंटरलिंक है तो ये ज्यादा सक्षम होगा किसी प्रकार का काम करने में। ठीक है, यह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कई सुविधाएं प्रदान करके सामूहिक रूप से सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, व्यापार सुविधा को बढ़ाने और भारत में सीमा पार व्यापार गतिविधियों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए योगदान देता है। इसका मतलब कि ये दक्षता को बढ़ाता है, मतलब सारे काम को एक पोर्टल पे आप करेंगे तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आपको बढ़ेगी। मतलब सीमा शुल्क प्रक्रिया में जितने लोग भागीदार हैं उनको एक पोर्टल पर लाकर ये दक्षता को बढ़ाता है। अगर एफिशिएंसी हमारी अच्छी रहेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाएंगे, इसलिए इस पोर्टल की भूमिका है या इस पोर्टल का महत्व है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे प्रश्न 2 है हमारा, जो ये दूसरा टॉपिक था उससे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आइस गेट 2007 में स्थापित किया गया। जैसा कि आप शुरू में ही देखे, जब ये टॉपिक में शुरू किया था, ये फैक्चुअल है, इंफॉर्मेशन सही है, 2007 में ही आइस गेट की स्थापना हुई थी। दूसरा है, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के भारतीय सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है। सही है, जो व्यापार, कार्गो वाहक और अन्य व्यापारिक भागीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई फाइलिंग सुविधाएं प्रदान करता है। दूसरा भी सही है, तो ये दोनों जो है ऑप्शन या दोनों कथन हमारा सही है, इसके लिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा तीसरा है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ और मैक्सिको। अब ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी न्यूज में भी एक दूसरी चीज चर्चा है, अखंड अमेरिका। अखंड अमेरिका के तहत ये उनका ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही ये एक विचार है कि हम अमेरिका के विस्तार को अखंड अमेरिका के तहत अपनाएंगे। अखंड अमेरिका में क्या होगा कि अमेरिका के साथ साथ ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको और कुछ ग्रीनलैंड का भी पार्ट को मिलाकर वो अखंड अमेरिका कह रहे हैं। उसी का एक पार्ट है कि मैक्सिको की खाड़ी को भी वो अमेरिका की खाड़ी कहना चाह रहे हैं, मतलब उसका नाम बदलना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए मैक्सिको की खाड़ी चर्चा में, हम लोग इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस ये मैक्सिको की खाड़ी क्यों चर्चा में है इसको आप समझ लीजिए। अब मैक्सिको की खाड़ी के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हम समझते हैं। देखिए मैक्सिको की खाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैप देख लीजिए कि कहाँ है। ठीक है, ये है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये अमेरिका है, आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं अमेरिका है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिको कंट्री है। ठीक है, और ये यूकैटन चैनल
के द्वारा जो है अलग है, क्यूबा से और मैक्सिको से, ठीक है। और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी इसमें है, मतलब फ्लोरिडा और क्यूबा से भी ये बटा हुआ है। तो इसलिए और कैरेबियन सी को भी ये जोड़ता है इधर से उधर, और इधर अटलांटिक ओशन भी है। इसके महत्व को हम लोग समझते हैं। अमेरिका की दक्षिणी भाग में है यूएस के, और मैक्सिको से उत्तर में है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, खाड़ी भूमि में समुद्र का प्रवेश द्वार है। मतलब खाड़ी क्या होता है, सबसे पहले आप लोग समझ लिए, खाड़ी या गल्फ। गल्फ क्या होता है? भूमि में समुद्र का प्रवेश द्वार होता है, भूमि में समुद्र का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। खाड़ियां प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणाम स्वरूप बनती हैं। वे अक्सर संकीर्ण जलमार्गों द्वारा महासागर से जुड़ी होती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा सभी भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है। किसी किसी भौगोलिक क्षेत्रों में ये बड़ा क्षेत्र भी ले सकती हैं, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट की सीमा बनाती है, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे थे। यह फ्लोरिडा के प्रायद्वीप और क्यूबा द्वीप के बीच चलने वाली फ्लोरिडा जल डमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह भी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये युकाटन चैनल द्वारा कैरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है, जो युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप समझ सकते हैं। यह अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर और दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसमें, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसे अक्सर अमेरिका का भूमध्य सागर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है अमेरिका का भूमध्य सागर। यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति कारण समुद्र तल के धंसने के परिणाम स्वरूप बना था। यह भी आप समझ पा रहे होंगे। यह तटीय महाद्वीप शेल्फ क्षेत्रों के साथ कुछ उथला है और इसकी औसत गहराई 1615 मीटर है। इसमें से आप जो है सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य निकला, ये सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। और इसका भौगोलिक आप समझ पा रहे होंगे कि भौगोलिक स्थिति कहाँ है। मैप से भी दिखाकर मैंने समझा दिया आप लोगों को। और इसका जो उत्पत्ति हुई है प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेट के टकराने से हुई है, और जिसके कारण समुद्र तल के धंसने के परिणाम स्वरूप ये इसका निर्माण हुआ, ठीक है। इसकी औसत गहराई 1615 मीटर है। अब इसका जलवायु कैसा है ये भी देख लीजिए आप। इसका जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार में भिन्न होती है, ठीक है। मतलब उष्ण कटिबंधीय भी है, उपोष्ण कटिबंधीय भी है। इस क्षेत्र में दुनिया के कुछ सबसे गंभीर मौसम का अनुभव होता है, जिसमें बड़े तूफान, बवंडर और गरज के साथ बारिश शामिल है। ये भी आप समझ पा रहे होंगे। मिसिसिपी और रियो ग्रांडे खाड़ी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसमें जो बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, रियो ग्रांडे और मिसिसिपी। यह भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इस खाड़ी के उथले महाद्वीप शेल क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। मतलब ये रिसोर्स से परिपूर्ण है। क्षेत्र में रिसोर्सेज भी हैं, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसको उपलब्धता है इस क्षेत्र में। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैक्सिको की खाड़ी युकाटन चैनल द्वारा कैरिबियन सागर से जुड़ा हुआ है। आपने मैप में भी देखा, इस चीज को मैंने बताया भी। ये कथन एक सही है। उसी प्रकार कथन दो क्या कह रहा है, यह अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर और दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह भी मैंने बताया। इसे अक्सर अमेरिका का भूमध्य सागर कहा जाता है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसमें अभी आप लोग समझ गए होंगे, और इसको पूरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। बड़े हम लोग, ठीक है। अब चौथा जो हमारा है, परियोजना वीर गाथा, ठीक है। ये समाचारों में क्यों है? गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में परियोजना वीर गाथा 4.0 के चौथे संस्करण देश भर में अविश्वसनीय प्रतिक्रिया मिली है, ठीक है। इसलिए यह चर्चा में है।
अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। इसे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था। अब क्या है, चौथा संस्करण है, लेकिन पहला संस्करण कब किया गया था, जब हमारा 75वां वर्ष था भारत का। 2021 में इसको आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, वीरगाथा, जो कि अब वीरगाथा 4.0 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी भरे कार्यों और उनके नायक जीवन कहानियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को जानकारी देनी है कि हमारा इतिहास जो है अनेक बहादुरी भरे कार्यों से भरा हुआ है और इनके विभिन्न क्षेत्रों के अनेक अनेक नायक हैं, उन नायकों के बारे में बताना भी इसका उद्देश्य है। इसका पहल छात्रों में देशभक्ति और नागरिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करती है। अब मान लीजिए कि किसी महान व्यक्ति या महान नायक के बारे में अगर हम बताएंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने स्वतंत्रता प्रथम 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ा रोल था उनका, या वीर कुंवर सिंह थे। इन नायकों के बारे में अगर हम छात्रों को जागरूक करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में एक नागरिक मूल्य और देशभक्ति की भावना स्थापित होगी। ठीक है। संस्करण 1 से संस्करण 4 तक प्रोजेक्ट वीरगाथा की यात्रा प्रेरणादायक रही है। जब ये 2021 में लॉन्च किया गया था, अब ये 2025 तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो स्टोरी है प्रेरणादायक रही है, जिसने पूरे देश में प्रतियोगिता की पहुंच का विस्तार किया है। ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है। किसका संयुक्त पहल है? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। परियोजना वीरगाथा 4.0 ने निबंध और अनुच्छेद लेखन के लिए कई तरह की विचारोत्तेजक विषय प्रस्तुत किए हैं। छात्रों को अपने चुने रोल मॉडल के बारे में लिखने का अवसर मिला, विशेष रूप से वीरता पुरस्कार से प्राप्तकर्ताओं को ध्यान केंद्रित करते हुए। इसके तहत क्या करते हैं कि लेख लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि इस तरह के महान नायक हमारे इतिहास में रहे हैं और जिनके कार्यों का जो योगदान है उल्लेखनीय है या अतुलनीय है। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरक जीवन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी विद्रोह आदि की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानी या 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी विद्रोह का क्या स्थान था, इनके बारे में भी उनको पता लगाने के बारे में बोला गया छात्रों को। तो अगर इन लोगों के बारे में अगर छात्र पता लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होंगे देशभक्ति के प्रति और देश के मूल्यों के प्रति, कि देशभक्ति का मूल्य क्या है उसके प्रति वो, इसका जो 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 मूल्य है उसके प्रति वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे। ठीक है। अब इससे जो जुड़ा हुआ जो हमारा सवाल है, परियोजना वीरगाथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था। कथन सही है, उसमें भी हमको दिखा जब हम बता रहे थे। इस परियोजना का उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी भरी कार्यों और इन नायकों की जीवन कहानियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोनों कथन सही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आ रही बात? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। हमारा 5वां टॉपिक है कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा। जैसा कि जलवायु परिवर्तन अभी हमेशा चर्चा में रहता है, जो चर्चा में है वो यूपीएससी के पर्चा में है, इसलिए जो भी चर्चा में घटना रहती है उस घटनाओं के बारे में जानना और समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये 5वां टॉपिक, ये समाचार में क्यों है। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के वैज्ञानिकों के अनुसार 1850 में वैश्विक तापमान ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा। अब इसलिए यह चर्चा में है कि कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा, जिसको C3S के नाम से भी जाना जाता है, कि वैज्ञानिकों के अनुसार 1850 में वैश्विक तापमान ट्रैकिंग शुरू। वैश्विक तापमान, अब यहाँ आप ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि वैश्विक तापमान ट्रैकिंग कब शुरू किया गया था?
1950 में। ठीक है, जब से ये शुरू किया गया तब से जो है 2024 जो है सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के वैज्ञानिक। अब समझ लेते हैं कि कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा या C3S क्या है। C3S यूरोपीय संघ के कोपरनिकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 विषयगत सूचना सेवाओं में से एक है। पहला इंफॉर्मेशन आप समझ गए। ठीक है, उसी तरह दूसरा है C3S को यूरोपीय आयोग की ओर से यूरोपीय मध्यम अवधि और मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह भी आप समझ जाइए कि C3S को कार्यान्वित कौन करता है? यूरोपीय आयोग की ओर से यूरोपीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये जो है इसको जो है कार्यान्वित करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, ECMW एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जो अपने सदस्य और सहयोगी राज्यों को व्यापक समुदाय की सेवा प्रदान करता है। ठीक है, यूरोपीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, जिसको शॉर्ट में ECMWF कहा जाता है। ठीक है, C3S यूरोप और बाकी दुनिया में अतीत, वर्तमान और भविष्य के जलवायु के बारे में आधिकारिक जानकारी प्रदान करके समाज का समर्थन करता है। ठीक है, अब समाज को अगर ऐसे मालूम चल जाएगा कि भाई 2024 सबसे गर्म वर्ष था, ऐसे भी हम जलवायु परिवर्तन के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे पेरिस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन और भी कई सम्मेलन हैं जो जलवायु परिवर्तन में, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दृष्टिगत देखते हुए इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव से बचने के लिए उपाय के बारे में विचार किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और देशों का जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि 2024 सबसे गर्म होगा तो आने वाला वर्ष भी गर्म होगा, और भी प्रयत्न करेंगे। इसलिए कह रहा है कि C3S यूरोप और बाकी दुनिया के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु के बारे में आधिकारिक जानकारी देकर एक समाज का समर्थन करता है। उसी तरह यह सेवा इंटरनेट के माध्यम से सर्वोत्तम उपलब्ध जलवायु डेटा और इस डेटा का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरणों तक मुफ्त और खुली पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, यह भी खुली पहुंच है। C3S ने एक जलवायु डेटा स्टोर विकसित किया है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में विभिन्न उच्च गुणवत्ता वाले अद्यतित मतलब अपडेटेड वैश्विक डेटा सेट तक इंटरनेट पर आसान पहुंच प्रदान करता है। मतलब जलवायु डेटा स्टोर भी विकसित किया है, जिस पे आप जाकर एक मतलब अतीत में कैसा हमारा जलवायु रहा है, वर्तमान में कैसा है या भविष्य में कैसा होने वाला है, इस पे भी अनुमान लगाता है। एक डाटा स्टोर इसने विकसित किया जो कि अपडेटेड है और वो इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है? समाज का समर्थन कर रहा है। समाज का समर्थन कर रहा है। समाज का समर्थन कैसे कर रहा है? क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन के बारे में बता रहा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर आप सटीक जानकारी आपके पास होगी तो आप उसके अनुसार अपनी रणनीति बना पाएंगे। रणनीति अगर आप बना लेंगे और रणनीति बनाकर आप उसको लागू कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप आने वाली समस्याओं से सामना कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये एक चीज और आप समझ लीजिए कि जलवायु डेटा स्टोर को नवीनतम विज्ञान, जो जलवायु डेटा स्टोर इसने बनाया है C3S ने, उसको नवीनतम विज्ञान पर आधारित नए डेटा के साथ लगातार अपडेट किया जाता है। ठीक है, इसमें अवलोकन, पिछले अवलोकनों का पुनः विश्लेषण, मौसमी पूर्वानुमान और जलवायु मॉडल अनुमान शामिल है। जो न्यू साइंस है, न्यू साइंस में ये चीजें शामिल हैं। ठीक है, इन चीजों को आधार बनाकर
डाटा स्टार को, जो डाटा स्टोर है उसका C3S का, उसको वो अपडेट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समाज को समर्थन दे सके। कोपरनिकस को यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य यूरोपीय संघ एजेंसियों जैसे भागीदारों के सहयोग से वित्तपोषित, समन्वित और प्रबंधित किया जाता है। अब इसके महत्व को भी आप समझ सकते हैं कि जहां यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लगा हुआ है और अन्य यूरोपीय संघ की एजेंसियां भी कार्यरत है इसके लिए। अन्य मुख्य तथ्य भी है, यह यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पृथ्वी अवलोकन घटक है, शुरू में ही बता दिया गया था, वही चीज है। समझ गए? आगे बढ़े। से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रश्न 5, कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला हमारा कथन है, कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन जो है सेवा यूरोपीय संघ के कोपरनिकस पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 विषयगत सूचना सेवाओं में से एक है। ठीक है, इसको C3S भी कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा क्या है, C3S यूरोप और बाकी दुनिया में अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु के बारे में आधिकारिक मतलब ऑफिशियल जानकारी प्रदान करके समाज का समर्थन करता है। ये दोनों चीजें मैंने समझाया आपको, इसलिए ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों, तो C इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक हमारा है पिंक लिक्विड। ये चर्चा में क्यों है, यानी समाचार में क्यों है? जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हाल के दिनों में जो है लॉस एंजिल्स अमेरिका का एक शहर है, जहां पर उसके आसपास के जंगलों में आग लग गया और आग लगने की घटना इतनी फैल गई कि वो लॉस एंजिल्स में भी कई घरों को जला दिया। तो जो आग को बुझाने के लिए वहां की जो प्रशासन है एक पिंक लिक्विड को इस्तेमाल कर रही है। पिंक लिक्विड को क्या करता है, वहां के जो जहाज है, हवाई जहाज के माध्यम से जहां जहां आग लगे हैं आग को बुझाने के पिंक लिक्विड का छिड़काव किया जाता है। इसलिए पिंक लिक्विड अभी समाचार में बना हुआ है और ये चर्चा में है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने बनाया कि लगी आग पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, ये पिंक लिक्विड का छिड़काव किया जा रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी जान लीजिए कि ये इतना बड़ा नुकसान है आग की वजह से, करीब $250 अरब का अब तक नुकसान हो चुका है। अब तक, आगे पता नहीं कितना होगा। खैर, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम ये समझेंगे कि पिंक लिक्विड होता क्या है। पिंक लिक्विड क्या है, यह एक फायर रिटार्डेंट है, यानी ऐसा पदार्थ जो आग लगने या जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ठीक है, धीमा कैसे करता है, यह गुलाबी पदार्थ यानी पिंक लिक्विड पानी, साल्ट्स और यानी केमिकल्स और उर्वरकों का मिश्रण है। इसमें मूल रूप से अमोनियम फास्फोरेट मिला होता है। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, या रासायनिक मिश्रण आग को मिलने वाली ऑक्सीजन को रोक देता है। इससे आग तेजी से नहीं फैलती है। मतलब जो इसमें रासायनिक मिश्रण है, इसमें पानी है, साल्ट है, उर्वरक है, और ये मूल रूप से अमोनियम फास्फेटस मिला हुआ होता है, घोल में मिला हुआ होता है। तो ये जो रासायनिक जो मिश्रण है, रासायनिक मिश्रण के छिड़काव से जो आग लगने की वहां पे प्रक्रिया है उसको धीमी कर देता है या रोक देता है, जिससे आग तेजी से वहां नहीं फैलती है। तेजी से फैल रही है तो रोकने के लिए वहां पे पिंक लिक्विड का छिड़काव किया जा रहा है अमेरिका में। यह अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे साल्ट्स का बना होता है, जो पानी की तरह आसानी से भाप बनकर उड़ता नहीं है। ठीक है, अब इसके कारण को समझ लीजिए कि पानी अगर आप छिड़कते हैं तो उड़ जाएगा, फिर वो आग लग सकता है, लेकिन ये वहां बना रहता है, लंबे समय तक सतह पर मौजूद रहता है। इससे उस सतह जहां आग लगी हो को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और आग की लपटें धीमी हो जाती हैं। इसलिए इसका वहां पे छिड़काव किया जा रहा है। इस तरह से तरल पदार्थ आग को फैलने रोकने का काम करता है। आग बुझाने के लिए इस्तेमाल इस केमिकल को गुलाबी रंग इसलिए दिया जाता है। अब गुलाबी रंग, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको गुलाबी रंग क्यों दिया गया इस केमिकल को, पिंक रंग, तो वो समझ लेते हैं हम लोग। ताकि दमकल कर्मियों को यह पता लग जाए कि कहां इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा यह रंग आग की जद में आए क्षेत्र को भी साफ दिखता है, इससे लोगों को पता चलता है कि कौन से इलाके आग से प्रभावित है। मतलब एक तरीके से मार्क का काम करता है कि कहां आग लगी है और कहां पे बुझाने का कार्य
किया गया, जिससे आसानी हो जाती है लोगों को आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में कि अमुक क्षेत्र में आग लगा है या अमुक क्षेत्रों में आग लगा बुझाने की भी प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है, आग पर नियंत्रण पाने की तकनीक विवादों में भी रही है। अब ऐसा नहीं कि इस पर विवाद नहीं, इस पर विवाद भी रहा है, क्योंकि इस केमिकल का इंसानों और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे लेकर चिंता भी जताई जाती रही है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्या चिंता है, लेकिन फिलहाल इससे अमेरिका में जो आग लगने की घटना उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब समझिए कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पिंक लिक्विड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फायर रिटार्डेंट है। ठीक है, फायर रिटार्डेंट कैसा है, मैंने आपको बताया, यानी ऐसा पदार्थ जो आग लगने या जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, इसलिए फायर रिटार्डेंट कहते हैं। का मतलब कि पहला कथन हमारा सही है। दूसरा, यह अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे साल्ट्स का बना होता है, मतलब ये पहले भी बताया कि इसमें केमिकल का मिश्रण है, केमिकल का मिश्रण है, जिसकी वजह से आग की लगने का जो स्पीड होता है उसको धीमा कर देता है या रोक देता है। अब इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, सर सी। अब हम लोग अगला देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फरवरी में सुनवाई या विचार करेगा। इसलिए ये जो है चर्चा में आ गया, 2023 में इसको पारित किया गया था, इसको लेकर जो है याचिका दी गई है, उस याचिकाओं पे सुनवाई करेगा, इसलिए ये चर्चा में आ गया। यह अधिनियम, यह अधिनियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 324 के तहत ही चुनाव आयोग को चुनावों की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार भी दिया जाता है। सीधा सा बात है, इसमें कोई ज्यादा इफ बट नहीं है। ठीक है, 324 के तहत, 324 जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 के तहत इसी को मैंने इलेक्शन कमीशन को चुनाव की निगरानी और नियंत्रण ये भी रहता है, और इसी के तहत नियुक्ति भी की जाती है इलेक्शन कमिश्नर की भी और इलेक्शन अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और 2 EC होते हैं, यानी 3 सदस्यीय ये इनका वो है। इसकी नियुक्ति 324 के तहत की जाती है, आप लोग जानते होंगे, समझ गए। अब हम देखते हैं कि क्या है नया अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, जिसको लेके नए अधिनियम नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। ठीक है, कानून मंत्री के नेतृत्व में एक खोज समिति चयन समिति को उम्मीदवारों की सूची को प्रस्तावित करती है। CEC और चुनाव आयुक्तों की योग्यता है, वे व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर है या रह चुके हैं वो CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसे लोगों को चुनाव के प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। वेतन क्या है, विधेयक में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भत्ता सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होगी। जो कैबिनेट सचिव होता है भारत सरकार का IAS अधिकारी होता है, ये भी IAS अधिकारी होता है, इनके समान होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक चयन समिति के सिफारिशों के आधार पे इनका अब नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अब ये जो अधिनियम है इसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई भी करेगी, इसलिए ये चर्चा में आ गया था। देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है, सही है, मैंने बताया।
अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को चुनावों की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है। ये भी सही है, यानी दोनों हमारा कथन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, हमने सातों टॉपिक देखा, सातों टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी किया, तो कुल मिला के हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गया आज। हम लोग डेली इसी के आसपास टॉपिक भी करेंगे 7 से 10, और 10 हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कंपाइलेशन हो जाएगा बंच ऑफ क्वेश्चंस का, जो कि ऐसा क्वेश्चंस जिसका कहीं ना कहीं जो है करंट में भी रोल है और जो है करंट अफेयर्स में चर्चा में भी रहा है। इन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बनाएंगे और टॉपिक्स को भी देखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको सातों टॉपिक समझ में आया होगा, सातों क्वेश्चन भी आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।